नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था बच्चों, उसमें हमने चर्चा की थी जनसंख्या घनत्व के बारे में, और उससे संबंधित जनसंख्या घनत्व निकालने की जो विधियाँ थी उनके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे वो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के अंदर जनसंख्या का जो वितरण देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है। तो चर्चा होगी जनसंख्या वितरण की वजह। जनसंख्या वितरण, अभी जो जनसंख्या वितरण होता है ये होता क्या है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको जो हमारे पुराने वीडियो उसमें बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पृथ्वी पर जनसंख्या का जो फैलाव पाया जाता है उसे ही हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। फैलाव का मतलब वितरण, कहाँ कितना मिल रहा है, कहीं पे लोग कम रहते हैं, कहीं पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जनसंख्या की फैलाव की जो स्थिति होती है बच्चों, उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, जनसंख्या वितरण के नाम से जाना जाता है। और जनसंख्या वितरण का जो संबंध होता है वो स्थानिक परिप्रेक्ष्य में होता है, स्थान विशेष के संदर्भ में होता है कि एक ही देश के अंदर कुछ स्थान ऐसे होने वाले जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा फैली हुई मिलती है, लेकिन उसी देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्रीय स्थान भी हो सकते हैं जहाँ जनसंख्या का फैलाव बहुत ही कम देखने को मिले। तो ये प्रादेशिक आधार पर, स्थानिक आधार पर जनसंख्या के फैलाव की जो प्रवृत्ति क्या होती है अलग अलग पाई जाती है। और ये अलग अलग फैलाव की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसी को जनसंख्या वितरण के रूप में जाना जाता है कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या वितरण है, कहाँ कम जनसंख्या वितरण है। अब देखिए, हम संपूर्ण विश्व की चर्चा कर रहे हैं तो पूरे विश्व के अंदर भी जनसंख्या का फैलाव समान नहीं है। एक और स्थिति ऐसी आती है कि जैसे हमने देखा कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया था, उत्तरी पश्चिमी यूरोप था, उत्तरी पूर्वी अमेरिका था, और अफ्रीकन जनसमूह के जो भाग थे उनमें जनसंख्या का फैलाव बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जनसंख्या ज़्यादा फैली हुई है तो जनसंख्या का वितरण भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां जनसंख्या फैलाव नाम मात्र का मिलता है, गिने चुने लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग पाए जाते हैं। आप साइबेरिया चले जाओ, ग्रीनलैंड चले जाओ, अलास्का चले जाओ, कनाडा की ओर चले जाओ, मंगोलिया की ओर चले जाओ, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का यदि जनसंख्या घनत्व निकाले तो लगभग एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम मिलता है। तो जनसंख्या वितरण लगभग न के बराबर। लेकिन एक और यदि मान लीजिए हम एशिया की ओर आ जाएं और एशिया के अंदर भी दक्षिणी एशिया की ओर आ जाएं और दक्षिणी एशिया में यदि हम मान लीजिए सिंगापुर नामक जो देश है उसकी यदि हम चर्चा कर लें तो सिंगापुर में लगभग मान लीजिए 7,797 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में है। एक और तो मंगोलिया जैसा भाग है जहाँ साइबेरिया, मंगोलिया, ग्रीनलैंड एक व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहता है। एक और सिंगापुर जैसा देश है जहाँ पर 7,797 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो कितने विषमता है, एक और तो लोग लगभग न के बराबर है, दूसरी ओर बहुत ज़्यादा संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये ही क्या है जनसंख्या वितरण, कहीं पर कम देखने को मिल रहा है, कहीं पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कम कहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मानवीय फैलाव के लिए स्थितियाँ हैं वो प्रतिकूल हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिल रही है, ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, अत्यधिक गर्मी वाले शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं, या फिर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये चार चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जहाँ पे जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो नदियों की घाटियाँ होती हैं, झीलों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग होते हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मानव बसाव के लिए अत्यधिक आदर्श दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों वाले जो भाग होते हैं बच्चों, वहाँ पे जनसंख्या का फैलाव भी ज़्यादा पाया जाता है, और अधिक फैलाव मिलने के कारण जनसंख्या वितरण की जो है वो स्थिति भी हमें समृद्ध स्थिति को दर्शाती है, यानी जनसंख्या वितरण अधिक हमें देखने को मिलता है। अब पूरे विश्व के अंदर न तो भौगोलिक दशाएं समान हैं, न जलवायु संबंधी दशाएं समान हैं, न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जो कारक पूरे विश्व में समान नहीं है। तो ये जो सारे कारक समान नहीं है तो इन्हीं के कारण पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण भी समान मिलना संभव ही नहीं है। इसी कारण पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण की जो स्थिति होती है बच्चों, वो हमारे सामने असमानताओं की स्थिति को प्रदर्शित करती है। यदि हम 2015 के आंकड़ों को आधार माने
तो पूरे विश्व का जो औसत जनघनत्व था वो लगभग 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन चर्चा किसकी कर रहे हैं? पूरे विश्व की, एक छोटे देश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो पूरे विश्व का जो औसत जनघनत्व था वो लगभग 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन यदि इसी को महाद्वीपीय आधार पर अलग अलग करते, महाद्वीपों के आधार पर अलग कर दें, तो इसमें विषमताएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में लगभग 47 व्यक्ति मिलेगा, एक और एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीप मिलेंगे जहां आपको जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर आपको दक्षिणी अमेरिका और ओसानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप भी देखने को मिलेंगे जहां जनसंख्या घनत्व नाम मात्र का मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। यदि महाद्वीपीय आधार पर हम देशों की जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें तो हमारे एशिया महाद्वीप में लगभग 116 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 2015 के आंकड़ों के अनुसार। कहाँ पर? एशिया में। कितने? 116 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे थे। यूरोप में 32 और अफ्रीका में 27 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में 16, दक्षिणी अमेरिका में 20 और ओसानिया में 3 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं। तो अब क्या पूरे विश्व में जनसंख्या घनत्व समान है? कहाँ तो 116 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं और कहाँ ओसानिया में 3 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बच्चों, विषम परिस्थिति के रूप में हमें देखने को मिलती है। और जनसंख्या की ऐसी विषम जो परिस्थितियां होती हैं उसके लिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो जिम्मेदार हैं। तो आज हमें विश्व में जनसंख्या वितरण की जो असमान स्थिति देखने को मिलती है उसी के आधार पर बच्चों पूरे विश्व को जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से 5 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया। पहले की यदि हम चर्चा करें तो है अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक जनघनत्व, अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र पहला। अब ऐसे क्षेत्रों में कौन से भागों को शामिल किया जाएगा? विश्व के ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र जहां पे प्रति एक वर्ग किलोमीटर में 250 व्यक्ति से अधिक रहते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में शामिल किए जा रहे हैं? अत्यधिक जनघनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां 250 या इससे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे देशों को अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया। दूसरे की हम चर्चा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक लेकिन 250 से कम मिलता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या का औसत घनत्व 100 व्यक्ति से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को बच्चों अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया। तीसरे की चर्चा करते हैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, और ऐसे में किसको शामिल किया गया है? ऐसे क्षेत्र बच्चों जिनमें एक ही ध्यान रखना, ये क्या हो गया 250 से प्लस, ये क्या हो गया 100 से लेकर 250, और यहाँ आप ये मान लीजिए 10 से लेकर 100 तक की जो स्थिति आने वाली है उस ध्यान में। ऐसा ही क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है उसको सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों चौथा जो देखेंगे कम जनसंख्या घनत्व वाले, कम जनसंख्या घनत्व वाले ऐसे क्षेत्र जहां पर 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की स्थिति देखने को मिलती है, उसे हम किसमें शामिल करते हैं? कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की स्थिति जहां देखने को मिलती है उन्हें हम कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं, या कम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। और अंत में आएगा अत्यधिक कम, या तो आप अत्यधिक कम बोल दो या प्राय जनविहीन बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्राय जनविहीन क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या लगभग न के बराबर, प्राय जनविहीन जनसंख्या लगभग न के बराबर है, नाम मात्र की रहती है, तो वो क्या हो गया 1 से कम जो स्थिति हमें देखने को मिलेगी
वो किसमें शामिल की जाएगी? लघुभक्त में। शून्य क्षेत्र हो गए जहाँ पर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या रहती ही नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों को प्राय जनविहीन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जन शून्य क्षेत्रों के रूप में भी जाना जा सकता है। तो जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया को आधार मानकर बच्चों पूरे विश्व को इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, और इन 5 भागों की जो डिटेल से हम चर्चा करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र और देश शामिल किए गए हैं, तो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के आधार पर कौन कौन से देश और क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इनकी जो चर्चा होने वाली वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था यही समाप्त होता है। आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़कर जाता हूँ। क्या प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ? तो प्रश्न ये है बच्चों कि जनसंख्या घनत्व जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घनत्व कौन सा होता है? जो जनसंख्या घनत्व की विधियां मैंने आपको बताई थी उनको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान ये देना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण घनत्व का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।